आज तुम लोग ने गजब ही कर दिया। आज क्या 90 के पार जाओगे तुम लोग? 100 की तो लिमिट है, 100 के ऊपर तो बच्चे नहीं एंटर कर सकते। आज तुम 87 हो गए हो, वाह वेरी गुड। लास्ट क्लास में मुझे याद है, आई थिंक वी वर ओनली 72 to 73 एंड दिस टाइम 69 थे। 69 थे लास्ट टाइम, आज 87 हो गए हम। मतलब 2 तो मैं ही हूँ, तो 85 लो। एक और बच्चा आ गया, जसमीत कौर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो फाइन। सो ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप हमने यहां तक किया था ना। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक ग्रोथ बेटा 2 टाइप की हो सकती है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन टाइप इज द टाइप which is observed in plant, whereas closed type is observed in animals. प्लांट ओपन टाइप का म्यूट रखो सारे। चंचल एंड सिमरत प्लीज बच्चा म्यूट रखो खुद को, जब मैं बोलूं तभी अनम्यूट करना, ठीक है? अदरवाइज कीप योरसेल्फ म्यूट। तो ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ इज द ग्रोथ विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। प्लांट का जो रूट है और स्टेम है, प्लांट के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो जो स्टेम और रूट है, these are two such organs of plant which can show unlimited growth, indeterminate growth. They can grow throughout their lifespan, not in terms of height, not in terms of thickness. जबकि closed type is that type of growth which occurs only for fixed duration. Excuse me, ma'am. It is a feature of animals. हाँ जी, इशिता। Your voice is not audible. Ma'am, it is lagging in between. ओके ओके ओके। यस मैम। अच्छा, अभी मे भी हो सकता है बीच में इंटरनेट अनस्टेबल हो गया हो। अब आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आप आ रही है। ओके, हो सकता है बीच बीच में, अब यार ये तो वैसे तो नहीं होगी ये प्रॉब्लम, बट मे बी बीच में अगर एक जगह अटक जाए तो मुझे बता देना, मैं वो स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर दूंगी। चलो तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी भी क्रैक हो रही है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। अब तो Now नहीं? it's okay. हाँ ओके ओके। मंजूद अब कहाँ क्रैक हो रही है बेटा? चलो ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हम अब शुरू से हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द ग्रोथ विच इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज a defining feature, that means this type of growth is observed in all living organism. Intrinsic growth का मतलब होता है the growth which is taking place internally in terms of the increase in the number, size, mass of cells. हमारे internal जो growth है उसको हम intrinsic बोल रहे हैं, and it is not visible externally. पहली चीज, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप तो ग्रोथ which is indefinite, indeterminate, the growth which can occur throughout the life span. तो ये टाइप की ग्रोथ सिर्फ प्लांट्स में देखी गई है। और प्लांट में भी किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ओपन टाइप की? हाइट की रिस्पेक्ट की कि थिकनेस की रिस्पेक्ट में? थिकनेस। प्लांट्स के जो रूट और स्टेम है, दे कैन शो इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ देयर बॉडी थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। आम का पेड़ 10 साल पुराना होगा तो उसका तना इतना होगा, 20 साल पुराना होगा तो उसका तना और मोटा हो जाएगा, 40 साल पुराना होगा तो एकदम थिक मोटा तना हो जाएगा। जो तना है, जो जड़ें हैं, वो साल दर साल बढ़ती जाती हैं इन थिकनेस। तो आप नहीं बता सकते कि अच्छा इस साल इतना है स्टेम तो अगले साल भी इतना रहेगा, नहीं, अगले साल हो सकता है थोड़ी और बढ़ जाए, उसके 10 साल बाद और बढ़ जाए। तो सच अ ग्रोथ विच कैन अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इज कॉल्ड एज ओपन टाइप। इट इज अ फीचर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट एंड स्टेम। लेकिन प्लांट के जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें ओपन टाइप ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट के सिर्फ रूट और स्टेम में ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ है विच इज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द थिकनेस। अदरवाइज प्लांट के जो बाकी ऑर्गन्स हैं along with animals, they show closed type of growth, that means the growth which is for fixed duration. चाहे आज आम के पेड़ के पत्ते का साइज देखो, चाहे 50 साल बाद उसी आम के पेड़ के पत्ते का साइज देखो, पत्ते का साइज थोड़ी ना बढ़ता है। जो स्टैंडर्ड विड्थ है, जो स्टैंडर्ड लेंथ है, वही आम के पत्ते की जिंदगी भर रहेगी। तो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स of even plant show closed type of growth just like that of animals. अब ऐसा क्यों होता है प्लांट्स में कि भाई उनके पास ओपन टाइप है, उनके सिर्फ रूट और स्टेम में ही ओपन टाइप है और वो उनकी थिकनेस साल दर साल हमेशा बढ़ती रहेगी?
तो ऐसा क्या होता है प्लांट के पास स्पेशल? कोई आइडिया है किसी को? Anybody having any idea that why plants roots and stem shows indeterminate open type of growth in terms of thickness? Anybody? Lateral meristem. Very good. Because of the presence of lateral meristematic tissues. अगर नाम सुना है तो बहुत भली बात है, अदरवाइज आगे हमारा इस पे पूरा चैप्टर ही है. Lateral meristem is a special type of meristem tissue which is found on the side walls, on the sides of root and stem. और ये जो मेरिस्टम है, ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये हर साल डिवाइड होते हैं, नए सेल्स ऐड करते हैं और थिकनेस को बढ़ाते जाते हैं. तो क्योंकि लेटरल मेरिस्टम प्लांट के सिर्फ स्टेम और रूट में पाया जाता है, इसीलिए बस यही ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ करते हैं. लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स में नहीं होता लेटरल मेरिस्टम, इसीलिए उनकी ग्रोथ कैसी होती है? एनिमल्स की तरह क्लोज्ड टाइप. ठीक है? Yes, ma'am. चलो अब Yes, देखो. वेरी गुड, राइट इट नाउ. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम ओपन टाइप ग्रोथ हर टाइप के प्लांट में होती है? हर टाइप के प्लांट में नहीं होगी. अभी मैंने बहुत इतनी में अंदर में गई नहीं. अब आपको अगर डाइकॉट और मोनोकॉट सुना होगा, अगर आरजा ने पूछ लिया तो मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जा रही हूँ प्लांट की ग्रोथ को. मोनोकॉट, डाइकॉट पता है? मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स एंड डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स. यस मैम. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, वेरी गुड. तो सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में ही ओपन Yes. टाइप ग्रोथ है. सिर्फ डाइकॉट के ही रूट स्टेम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं सालों साल, लेकिन मोनोकॉट में ये फीचर नहीं होता, क्योंकि मोनोकॉट में लेटरल मेरिस्टम ही नहीं बनता. लेटरल मेरिस्टम इज ओनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स इन देयर रूट एंड स्टेम, not found in monocot root and stem. Therefore monocot will also show only closed type, not open type. ठीक है? Ma'am, we will write it in exception. नहीं, एक्सेप्शन में नहीं लिखेंगे, एक्सेप्शन नहीं है. ये तो सिर्फ डाइकॉट के रूट स्टेम में ओपन टाइप देखने को मिल रहा है, बाकी सब कुछ हम क्लोज टाइप में ही लिखेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. वृष्टि, बाय द वे तुम्हारी ये डीपी कितनी भयानक लगाई है तुमने यार, ये स्केलेटल डूइंग लाइक दिस. गुड वन. चलो लिखो. Growth which can occur throughout the lifespan and growth which is fixed for certain duration is closed type. Next point. Dicot plants, due to the presence. Excuse me, ma'am. हाँ हाँ हाँ, कौन है बेटा? मैम प्रणव मैम, जो आपने पहले नोट्स बनाए थे तो मैम उसमें ये सब था नहीं, तो मैम अब मतलब उसमें तो वहाँ पर मुश्किल है ऐड करना. कौन से पुराने नोट्स? मतलब जो मैम हमारी पहले क्लासेस लगी थी. अरे तो वो उसको आगे कंटिन्यू करना, वो तो खत्म, अब उसको आगे अब लिखना शुरू कर दे, है ना प्रणव? यू हैव टू राइट. चलो लिखो. So due to that dicot plants, due to the presence of lateral meristem on the stem and root, shows increase in the thickness. म्यूट रखो खुद को. थ्रूआउट देयर लाइफ स्पैन. यहां क्या लिखोगे? ऑल एनिमल्स, monocots and other part of dicots and other organs of dicot या other parts of dicot like क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे मैंने, बताओ शिवम. शिवम, डाइकॉट के किन पार्ट्स में से ये आपकी इस टाइप की ग्रोथ नहीं होती, ओपन टाइप? मैम लीव्स, रूट्स. फ्लावर्स. वेरी गुड. ओके, सबने मुझे बहुत अच्छे से आंसर किया है. वेरी गुड. लिखो लाइक लीव्स, flowers and fruits shows closed, also called as determinate, also called as fixed type of growth. और open को क्या लिखोगे? Indeterminate, not fixed.
करो। डन, वेरी गुड समृत। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। ऊपर मतलब ये चीज देखनी है? यस मैम। ठीक है, लो जल्दी करो भाई थोड़ा। भूमि डन, दिवनूर डन, निश्चय, श्रेया, मंजोत, चलो ओके। अब एक पॉइंट अभी मुझे किसने बोला था? आरजा ने बोला था, पता नहीं किसने बोला था, नहीं आरजा के बाद अमृत ने बोला था। अब मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ, जरा उसको ध्यान से सुनना। राइट अ नोट पॉइंट। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन unicellular organism, both growth and reproduction are mutually inclusive process। पहले मैं लिख रही हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगी, तो पहले लिख लो। Whereas in multicellular organism, these two processes are mutually exclusive। लिखो। हाँ वेरी गुड, कोई ना, तो मुझे आंसर ही लिख के भेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसका रीजन ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर दो। ठीक है। यस मैम। हो जाए तो बताना भाई। डन। यस मैम। अब ना इसका क्या मतलब है? देख बेटा, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लो ये मेरा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। पहली बात मुझे बताओ ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर, मास, वॉल्यूम ऑफ द सेल। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कि एक पेरेंट से आप एक नया ऑफस्प्रिंग बनाओ। ठीक, रिप्रोडक्शन का यही मतलब होता है ना, कि कोई पेरेंट है, उससे आप एक नए ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हो। और ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनके केस में चाहे तुम ग्रोथ बोलो, चाहे तुम रिप्रोडक्शन बोलो, these both are same words। मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव कहने का यहाँ पर मतलब है कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। एक ही चीज है। क्यों? मान लो ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये फिजन, ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय फिजन मेथड। सो दिस पेरेंट इज गोइंग टू डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर सेल्स, 2 नई डॉटर सेल्स बना देगा। अब 2 नई डॉटर सेल बन गई, मतलब इस पेरेंट ने क्या किया? अपने से नई ऑफस्प्रिंग्स बनाई है, रिप्रोडक्शन किया। ठीक, तो रिप्रोडक्शन हो गया। पहले पेरेंट एक था और अब डॉटर कितनी होगी? पहले एक सेल था, अब कितने सेल हो गए? 2। तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो गए। तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया ने फिजन किया, रिप्रोडक्शन किया एक तरीके से, और अपने को 2 में डिवाइड कर लिया, 2 नए ऑफस्प्रिंग बना दिए। साथ में एक के 2 सेल भी तो हो गए, तो नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ गए। तो यहाँ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। बट अब अगर मैं मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मेरी और आपकी बात करूं, तो अभी तक बेटा आपने सिर्फ ग्रोथ की है, अभी तक सिर्फ आपकी बॉडी ने नंबर ऑफ सेल्स, मास और वॉल्यूम बढ़ाया है आपका। लेकिन क्या अभी तक किसी ने बच्चा पैदा किया है? या कोई भी ऐसा बंदा हमारे बीच में बैठा है कि जिसने अभी तक रिप्रोडक्शन किया हो? नहीं। तो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इज समथिंग डिफरेंट, रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट। दीज आर टू एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? टू कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस।
ग्रोथ का रिप्रोडक्शन से हम में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये दोनों चीजें एक समान है, चाहे ग्रोथ बोलो और चाहे रिप्रोडक्शन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तो आपके ग्रोथ के पॉइंट्स, आई होप सब वो अमृत को आ गया होगा समझ में कि why we say that in unicellular organism growth and reproduction are mutually inclusive and in multicelled organism these two are mutually exclusive। तो हाईलाइट क्या करोगे? this 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 this, ये आपके पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। इसी के साथ आपका ग्रोथ यहीं पे खत्म होता है। अब ग्रोथ के बाद हम अगला टॉपिक उठाएंगे रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट फीचर विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इज रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन। किसी बच्चे ने रिप्रोडक्शन से भी सवाल पूछा था, अब देखना आपको उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। पता नहीं किसने लिख के क्वेश्चन भेजा था मुझे। नाउ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? सबको पता है, तो मैं चुपचाप डेफिनेशन लिख रही हूँ। एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, सबसे ज्यादा वाइटल फिनोमिना है। क्या रिप्रोडक्शन, अगर एडम एंड ईव आज धरती पे आए होते और अगर भगवान ने ये फिनोमिना ना बनाया होता तो क्या आज हम सब यहाँ होते? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Very No, ma'am. important process for maintaining the continuity of life। लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिखो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना by which an individual produces new offspring of their own kind। कुत्ते का बच्चा कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी, इंसान इंसान को जन्म देगा। by which an individual produces new offsprings of their own kind। Produces new offsprings of their own kind, full stop। This process is vital for maintaining the continuity of generations। So this process is responsible for maintaining the continuity of generation। पहला पॉइंट। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? जीनत, Characteristic. कैरेक्टरिस्टिक। तो लिखो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बाय इट इज CF। क्योंकि सभी लिविंग्स में नहीं होता। Some living organisms and not all. वेरी गुड, कीप इट अप। क्यों ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बिकॉज इट इज एग्जिबिटेड बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज करेक्ट जीनत। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिबिट रिप्रोडक्शन, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो दिस प्रोसेस। इसीलिए एक्सेप्शन है इसमें निश्चय। वेरी गुड, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। Simple as that। So liquid, it's a characteristic feature because all living organisms do not exhibit this process। For example, worker bees। अगर नहीं पता है वर्कर बीज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि जो हनी बीज होती हैं उनमें जो मतलब जो मधुमक्खी होती है उनमें 3 टाइप के लोग होते हैं, मतलब 3 टाइप की मधुमक्खियां होती हैं। एक क्वीन बी, एक ड्रोन और वर्कर बी। ड्रोन मेल होता है जिसको रिप्रोड्यूस कराना होता है, जो मेट करता है क्वीन बी से। सिर्फ क्वीन बी के पास ही मेटिंग प्रॉपर्टी होती है। वर्कर बीज आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। सो वर्कर बीज, म्यूल्स जो आपके खच्चर होते हैं। इसके अलावा जैसे स्टेराइल कपल्स, ऐसे कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते।
मैम आपके बीच में वॉइस लैग कर रही थी। फिर से लैग कर रही है? नो मैम। No, ma'am. कॉपी नहीं कर रही, पहले कर रही थी। अच्छा, आज पता नहीं क्या हो गया है, नेट तो आ रहा है पूरा, वाईफाई भी चल रहा है अ लिटिल बिफोर, ओके कोई ना, आई डोंट नो हाउ। हो जाए तो बता देना। डन मैम। डन, वेरी गुड। Done, ma'am. ओके Done, ओके ma'am. ओके, बस 1 मिनट रुकना, मैं देखूं, मैंने इतना ही करवाया था ना उनको भी, रिप्रोडक्शन में और तो कोई नया पॉइंट नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। सो दिस मच यू हैव टू डू फॉर रिप्रोडक्शन। कहाँ गया? बस यही आपको रिप्रोडक्शन के लिए करना है। डेफिनेशन आनी चाहिए मैम। कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द पास्ट टू? जसमीत, मैंने तो रिकॉर्डिंग भेज रखी है। आई हैव ऑलरेडी सेंड द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। Actually, I wasn't in the group before. I just got admitted yesterday. ओके, Can I personally message you? ठीक है जसमीत, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाय हेलो कुछ अपना नंबर लिख, मतलब बता देना मुझे, कि पता कैसे चलेगा कि आप हो कि नहीं हो। यू दैट आप वो कर दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। चलो, तो क्या मैं बोल रही थी, इतना आपको डेफिनेशन याद रखनी है रिप्रोडक्शन के, एंड व्हाई इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो दिस मच यू हैव टू डू फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ आफ्टर रिप्रोडक्शन, थर्ड फीचर व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज मेटाबॉलिज्म। हेडिंग डालो मेटाबॉलिज्म। आप ध्यान से सुनना, हाउ विल यू डिफाइन मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस which are taking place inside the body for maintaining the working of the body. बॉडी हमारी काम करती रहे उसके लिए जो सम टोटल केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने दिन में खाना खाया, आपने आज सुबह उठ के आलू का परांठा खाया, अब वो आलू का परांठा आपके पेट में गया, अब वो क्या सिंगल स्टेप में बिल्कुल टूट के एनर्जी दे देता है और रिलीज हो जाता है? नो, that aloo ka parantha is broken down into its simplest form in multiple steps. बहुत सारे स्टेप्स के बाद आलू का पराठा, पहले स्टार्च उसका डिग्रेड होगा, स्टार्च कॉम्प्लेक्स फिर आपका शुगर में जाएगा, फिर शुगर का आगे रेस्पिरेशन होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। अगर प्रोटीन खाया है आपने तो प्रोटीन अपना स्टेप मल्टी स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन करेगा, और उन मल्टी स्टेप प्रोसेस को करने के लिए वेरियस एंजाइम्स और कैटलिस्ट और ये और वो चाहिए होते हैं। So metabolism can be defined as sum total of all the chemical reactions which are occurring one after the other is called as metabolism. इसको बोलते हैं metabolism. This feature is exhibited by all living organisms without any exception. चाहे वो single celled हो, चाहे multi celled हो, चाहे prokaryote हो, चाहे eukaryote हो. So therefore it is a defining feature. आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है that metabolism is a characteristic of all living organism. इसका क्या मतलब है? Metabolism is a characteristic of living organism. इसका क्या ये मतलब है कि मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हाँ, होगा। वहां पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर से नहीं है, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इट इज अ एक्सक्लूसिव प्रोसेस, it is a unique process of which is found in all living organism. कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, हाईलाइटिंग फीचर हैं। यस करेक्ट समृत। तो यहाँ वहां पे एनसीईआरटी ने कैरेक्टरिस्टिक का मतलब फीचर से नहीं लिखा है, वहां पे एनसीईआरटी ने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, ये हाईलाइटिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। लिखो, सो मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज sum total of all the chemical reactions. So can be defined as sum total of all the chemical reactions taking place one after the other. For maintaining the body function. बहुत जरूरी है ना मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मैं और आप जिंदा कैसे रहेंगे भाई? For maintaining the body function.
अब बेटा मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का हो सकता है, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, वो दो तरीके से काम कर सकती हैं। एक तो तरीका है कैटाबॉलिज्म का, दूसरा तरीका है एनाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिज्म मींस व्हेन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जब ब्रेक डाउन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आज खाना खाया, जैसे मैंने वही पहले एग्जांपल दिया, अब वो खाना एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, पॉलीसैकेराइड्स है, प्रोटीन्स हैं, सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। अब तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो ग्लूकोज बना दिया, अब वो ग्लूकोज फिर तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में गया, और फिर तुमने उस ग्लूकोज को और तोड़ा उससे CO2 वाटर निकालने के लिए, ताकि तुम उससे एनर्जी बना सको। तो आपने अपने खाने को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया, और आपने अपने खाने को तोड़ के बिल्कुल उसके सिंपलेस्ट फॉर्म CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो when you convert, when a set of chemical reaction takes place in order to convert complex substance into its simpler form, that type of set of reactions, that type of metabolism is called as catabolism. Anabolism is just the reverse of catabolism. अब मान लो प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस वो क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म्स CO2 और वाटर को उठाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में जोड़ देते हैं, और कॉम्प्लेक्स शुगर ग्लूकोज बना देते हैं, जिसको फिर वो आगे जाके स्टोर करते हैं, स्टार्च बना देते हैं। करेक्ट विद्योत्मा? सो एनाबॉलिज्म आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म आर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। चाहे बॉडी में डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, दोनों ही जरूरी है। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना भी जरूरी है, और सिंपलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स बनाना भी जरूरी है। तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हर समय चलती रहती हैं, एंड दे टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है दक्ष? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, all living organisms exhibit catabolism as well as anabolism, both at the same time. बिल्कुल एट द सेम टाइम, बिल्कुल करेक्ट, एट द सेम टाइम चलता है। अब बस फर्क क्या होगा? जो यंग पीपल होते हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, जो यंग पीपल हैं, हम सब में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली चलता है, बट रेट ऑफ हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म। तो ओवरऑल Okay. हमारी बॉडी ग्रो करती है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलती हैं, लेकिन उनकी बॉडी में रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इज मोर देन एनाबॉलिज्म। तो आप देखोगे कि बूढ़े लोग कमजोर होने लग जाते हैं, उनकी बॉडी डिग्रेड करती है। तो ये चीज चलती साइमल्टेनियसली है, बस रेट का डिपेंड करेगा कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी का ओवरऑल मैकेनिज्म, ग्रोथ और सेनेसेंस डिसाइड किया जाएगा। Okay, ma'am. ठीक है, ओके। ट्रायल 20, एनाबॉलिज्म का बेटा मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, सेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, जब हम सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दें, जैसे फोटोसिंथेसिस में करते हो। ठीक है, लिखो। सो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, catabolism and anabolism. So what is catabolism? Set of reactions which convert complex substance into its simpler forms. Example, respiration. What is anabolism? Set of reactions where simpler substances joins to produce a complex substance. Example, photosynthesis.
बट टुगेदर चाहे कैटा हो चाहे एना हो, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. Next, it is a defining feature. It is a character. मैं वही सेम लाइन एनसीईआरटी की लिख दे रही हूँ ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए. It is a characteristic of all living organisms. It's a characteristic of all living organism. It's a characteristic. समृत पूछ रहा है मैम व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी. बताओ भाई हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म कहाँ चलती होगी. बेटा आप सिंपल से अगर एंजाइम सिंपल अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो रही है. यस मैं वही कहने वाली थी. करेक्ट. यस निश्चय. अब आपकी बॉडी ने मान लो ट्रांसलेशन करके अमीनो एसिड्स की मदद से हम पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बना देते हैं. ठीक. अब आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन का फॉर्म में आपने ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया शुगर को. अब स्टोर तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कर रहे हो, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का सफर एनाबॉलिज्म है. अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने का सफर एनाबॉलिज्म है. प्रोटीन से एंजाइम बनाने का प्रोसेस एनाबॉलिज्म है. तो बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं. देखो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर. Write it till here. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम आपने अभी थोड़े टाइम पहले एक वर्ड बोला था मैम, सेनेसेंस मैम, ऐसा टाइप का कुछ. मैम उसका क्या मीनिंग है? क्या मैंने बोला था बेटा? मैम आपने कोई वर्ड बोला था सेनेसेंस. मैम उसका मीनिंग क्या है? सेनेसेंस. सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, एजिंग. ओके मैम. ठीक है. एजिंग मैंने इसलिए बोला था कि जब बूढ़े होते हो ना तो कैटाबॉलिज्म का रेट फास्ट हो जाता है एनाबॉलिज्म से, तो वो आपका बुढ़ापा दिखता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं और बॉडी डिग्रेड करने लग जाती है. तो और जब आप जवान होते हो तो एनाबॉलिज्म का रेट ज्यादा होता है कैटाबॉलिज्म से, तो तुम्हारी बॉडी चमकदार होती है और डिग्रेड नहीं कर रही होती है. ओवरऑल माई बॉडी ग्रो कर रही होती है. ठीक है मैम. इज देयर एनी ऑर्गेनिज्म दैट डज ओनली. कैसे पुष्पिंदर, कैसे जिंदगी चलेगी अगर सिर्फ पुष्पिंदर का सवाल है कि मैम ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ कैटाबॉलिज्म या सिर्फ एनाबॉलिज्म शो करेगा. बेटा ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी. लाइफ में कभी ऐसा तो नहीं होगा ना सिर्फ अच्छा अच्छा होता रहेगा, बुरा भी तो होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होता. चलो लिखा यहाँ तक. नेक्स्ट. अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, या मैं पहले आपको एक चीज बताऊंगी फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी. ध्यान से सुनना. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. मेटाबॉलिज्म में सम टोटल केमिकल रिएक्शन. अब वो केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती हैं. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. Number one, in vitro reactions, and number two, in vivo reactions. तो कितने प्रकार की दो केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं मैत्रेयी? Two types, in vitro and in vivo. Now what is in vitro and what is in vivo? किसी को कोई आइडिया है? इन विट्रो जो हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब्स में. ओके मैम. एक सेकंड. हाँ हाँ बोलो समृत. बीच में आपकी वॉइस लैग होगी तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं. ठीक है. मैंने ये बोला कि अब हम केमिकल रिएक्शंस को देखो. मेटाबॉलिज्म में सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब वो केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है समृत. इन विट्रो, इन वीवो. तो इन विट्रो का जैसे इरवीन ने बताया मुझे, इन विट्रो वो रिएक्शंस होती हैं बेटा जो आप अपनी बॉडी के बाहर, जो सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में चल रही होती हैं. So the reactions which are taking place outside the cell in a test tube under laboratory conditions are called as in vitro reactions.
और इन वीवो वो होती हैं जो तुम्हारे सेल के अंदर अभी जो मेरी बॉडी में जो रिएक्शंस जितनी भी चल रही हैं, दे ऑल आर इन वीवो। सेल के अंदर चले इन वीवो, सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में ऑपरेट हो इन विट्रो। ओके मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड, यस करेक्ट, वेरी गुड दिवनूर, मंजोत, वेरी गुड। तो मुझे तीनों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो। इन विट्रो आर those chemical reactions which राइटिंग समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा Yes, ma'am. यस मैम। in vitro are those chemical reaction which take place outside the cell in a test tube under controlled मतलब लैब कंडीशन, आप प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजें दे रहे हो जो सेल के अंदर देनी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, आप वो सारी की सारी कंडीशंस आर्टिफिशियली लैब में प्रोवाइड कर रहे हो। तो अंडर लैब कंडीशन। Whereas in vivo, those reactions which takes place inside the cell. Highlight the word inside the cell and outside the cell. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, इन विट्रो मेटाबॉलिज्म करने की नेसेसिटी क्या होती है? अब बताती हूँ तुम्हें नेसेसिटी भी बेटा। हो ओके। गया यहाँ तक? यहाँ तक Yes, पहले ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। These are biochemical. हाँ बायोकेमिकल ही तो है, these are biochemical reactions। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आरजा ने पूछा मैम इन विट्रो करने की जरूरत क्या है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, और ये सबने बड़ा कॉमन है। सबने इन फर्टिलाइजेशन सुनी है? टेस्ट ट्यूब। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, आरजा ma'am. तुम्हारा जो सवाल Yes, है ma'am. IVF, यस करेक्ट, यस IVF जिसे कहते हैं हम। आरजा तेरा सवाल इसी में छुपा हुआ है। नॉर्मली बेटा क्या होता है, जो एग है स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं इनसाइड द मदर्स वूम, और वहीं पे आपका जाइगोट बनता है, पूरा का पूरा बच्चा फीटस उसी में डेवलप करता है, यूट्रस में, मदर की यूट्रस में डेवलप करता है। लेकिन ऐसे कपल्स जो ये काम नहीं कर सकते, ऐसे कपल जिनका एग और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहा, मतलब जिनकी ये रिएक्शन इन वीवो नहीं हो पा रही। नॉर्मली तो ये कपल इन वीवो तरीके से करते हैं ना, कि भाई एग मदर की बॉडी में, स्पर्म पापा के थ्रू गया, और वो मदर की बॉडी के अंदर ही वो फर्टिलाइज हुआ, और वहीं पे सारा का सारा काम हुआ। तो जाइगोट फॉर्मेशन नॉर्मली इज इन वीवो। बट व्हाट अबाउट दोस कपल्स हु कैन नॉट परफॉर्म दिस इन वीवो रिएक्शन? तो क्या जिंदगी में बिना बच्चे के ही रह जाए? तो साइंटिस्टों ने इन वीवो रिएक्शंस, जो लोग उस काम को आसानी से नहीं कर पा रहे, उनकी मदद करने के लिए इन विट्रो रिएक्शंस बनाई है आरजा। जैसे फॉर एग्जांपल जो कपल का एग और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहा, जो कपल अपनी इन वीवो कंडीशंस में जाइगोट नहीं बना पा रहे, उसी काम को हम उसी तरीके से इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में करवा देते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर एग डाला, स्पर्म डाला, सारी कंडीशन मेंटेन करी, उनको फर्टिलाइज कराया, जाइगोट बना दिया। अब फर्दर डेवलपमेंट जो उस जाइगोट का है, क्या उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही करा दे, उस जाइगोट को उसी टेस्ट ट्यूब में बच्चे में कन्वर्ट कर दे? नो मैम। नहीं। तो अब वो जाइगोट जो हमने इन विट्रो बनाया, अभी मैं इन वीवो को साइड में रख रही हूँ, अब वो जो जाइगोट हमने इन विट्रो कंडीशन में बनाया बेटा, अब हम उस जाइगोट को उस टेस्ट ट्यूब से निकालेंगे और मम्मी के यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, और अब जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उस जाइगोट का, that will be completely in vivo inside the mother's body। ठीक,
तो हमने इन विट्रो में टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करवाया, सिंपली हमने एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवा दिया टू प्रोड्यूस जाइगोट। तो आरजा का सवाल था कि मैम इन विट्रो की क्या जरूरत है, तो आई थिंक आरजा आपको समझ में आ गया होगा कि इन विट्रो की क्या जरूरत है। जो काम हम इन वीवो तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिस काम की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, अब मान लो इन वीवो में तो बेटा सारा काम सेल के अंदर हो ही रहा है, ठीक। अब मान लो कि मुझे एक स्टेप को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यार इस सिंगल स्टेप में क्या क्या हो रहा है, तो सेल के अंदर एक बार में कई सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हें कौन सी रिएक्शन स्टडी करनी है। तो उस रिएक्शन को आसानी से स्टडी करने के लिए हम उसी एक चीज को सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर लेते हैं, और हमारे अंदर जो भी क्वेरी है हम उस टेस्ट ट्यूब में अंदर सॉल्व उस रिएक्शन को कराएंगे, और जो भी हमारे मन में क्वेरी होगी वो उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए तो हमें इन विट्रो प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आई थिंक आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज इन विट्रो, व्हाट इज इन वीवो एंड व्हाई इन विट्रो आर नेसेसरी और व्हाई इन विट्रो आर डेवलप्ड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। हाँ विद्योत्मा, टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो इन विट्रो प्रैक्टिस। हाँ यस करेक्ट विद्योत्मा, टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो इन विट्रो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि इन विट्रो में बेटा हम एक बार में एक ही रिएक्शन करवा सकते हैं। तुम उम्मीद करो कि भाई तुमने जाइगोट बना दिया, अब उस जाइगोट का भी डिवीजन उसी टेस्ट ट्यूब में शुरू करवा दो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इन अ टेस्ट ट्यूब एट अ टाइम ओनली वन रिएक्शन कैन टेक प्लेस, जबकि इन वीवो में एक बार में एक रिएक्शन नहीं, एक रिएक्शन हुई उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर मतलब इन वीवो में the reactions are taking place in a chain like manner one after the other, and this chain like manner of chemical reactions, this set of chemical reaction together is known as Metabolism. very good। तो इन vivo cells में जो भी chemical reactions चलती हैं they are termed as metabolism। लेकिन इन विट्रो में तो एक बार में एक ही रिएक्शन चल रही है, and single reaction is not termed as metabolism। ठीक है, तो इन विट्रो रिएक्शंस जो हो रही हैं, जो आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हो बेटा, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपने एक जाइगोट टेस्ट ट्यूब में बना दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हुआ, नहीं, टेस्ट ट्यूब में बस एक लिविंग रिएक्शन हुई है, सिंगल स्टेप एग स्पर्म का फ्यूजन हुआ है बस। तो एक स्टेप की रिएक्शन जो आप टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो दे आर नॉट टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब अगर लेकिन इन वीवो में तो मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो इन वीवो रिएक्शंस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम बोल सकते हैं कि इन वीवो रिएक्शन जो सेल के अंदर चल रही हैं वो मेटाबॉलिज्म है, एंड दोस कैन बी टर्म्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इन विट्रो रिएक्शंस को क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या हम टेस्ट ट्यूब में होने वाली एक रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया? No. नहीं। No, ma'am. तो No, ma'am. विट्रो रिएक्शंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बेटा एटलीस्ट एक रिएक्शन तो चल रही है, चलो भले मल्टीपल रिएक्शंस नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा, लेकिन नॉन लिविंग भी तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक स्टेप तो कर रहा है, एटलीस्ट एग को स्पर्म से फ्यूज तो कराया, एटलीस्ट कुछ तो काम किया, तो नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। अब लिविंग नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, तो क्या बोलोगे ऐसी टेस्ट ट्यूब में चलने वाली इन विट्रो रिएक्शन को? बताओ जीनत, क्या बोलोगी तुम उनको? मैम एक बार रिपीट करना। देखो मैंने बोला इन क्वेश्चन ही रिपीट कर रही हूँ कि इन विट्रो रिएक्शंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. क्यों नहीं कह सकते जीनत, हम इनको क्यों नहीं बोल सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन विट्रो रिएक्शंस? मैम क्योंकि इसमें ओनली एक स्टेप हम करवाते हैं, जो लाइक लैब में ओनली एक स्टेप करवाते हैं, लाइक जाइगोट की फॉर्मेशन, बट आगे अगर जो आगे फर्दर डिवीजन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर, मतलब ट्रांसप्लांटेशन एक बार में आप एक ही रिएक्शन करा रहे हो, एंड सिंगल रिएक्शन इज नॉट टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म,
और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा टेस्ट ट्यूब में तो फिर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल ही नहीं सकते उसको। यस मैम। लेकिन क्या इसको नॉन लिविंग बोल सकती हो जीनत? मैम नो, बिकॉज एक रिएक्शन तो हो रहा है, लाइक नॉन लिविंग में एक भी रिएक्शन एक भी नहीं होता, उसको हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोल सकते, तो फिर क्या बोले हम इन विट्रो को? मैम लिविंग रिएक्शन। हाँ, तो इनको हमने एक बीच का वर्ड दे दिया, दीज आर टर्म्ड एज लिविंग रिएक्शन। यस करेक्ट समृत। अब आप सबको मेरी बात समझ में आ गई है? यस मैम। Yes, ma'am. प्रॉमिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस मैम। Everybody, all the 90 students of the class. यस Lisa, मैम। Uncle, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ नो Yes, मैम। ma'am. किस बच्चे ने नो मैम बोला? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बेटा। मैम विच रिएक्शन? लिविंग, लिविंग रिएक्शन, लिविंग LIVING। ओके मैम। क्लियर? डन? ट्रायल किसने पूछा? ये आर्टिफिशियल वूम्ब क्या होता है? व्हाट इज आर्टिफिशियल वूम्ब? आर्टिफिशियल वूम्ब थोड़ी ना कुछ होता है। मैंने तो कभी आर्टिफिशियल वूम्ब वर्ड नहीं सुना भाई। चलो ओके देन, राइट दिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन विट्रो reactions are neither in vitro reactions are neither living organism or non-living, rather they are simply living reactions। ठीक है? इन विवो में क्या लिखोगे? What are you going to write for in vivo? जल्दी बताओ, इन विवो में क्या लिखे हम? इन विवो रिएक्शन They are living organisms. They are living organisms. Why? Because they are taking place inside a cell, and these are not single step reaction, rather they are sets of reaction. So in vivo reactions are taking place inside the cell of a living organismic body, are taking place inside a cell, therefore are living organisms। लिखो यहां तक। डन मैम। डन, वेरी गुड। डन। इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी होता है। नाउ आफ्टर मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट टर्म इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट कॉन्शियसनेस। डू इट यहां तक। डन, वेरी गुड श्रेया। हाँ जी ओके ठीक है। तो अब हम कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन करते हैं। जो लिख रहे हैं वो बंद कर दो लिखना, अब ध्यान से नेक्स्ट टर्म समझो, नेक्स्ट फीचर। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज एनी रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। आपका एनवायरनमेंट जिस तरह से भी चेंज हो रहा है, आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हो या रिस्पॉन्स दे पा रहे हो। किस तरह से दे रहे हो वो तो बात की बात है, दे रहे हो रिस्पॉन्स, बस इसका मतलब कॉन्शियस हो तुम। मतलब जैसे अब देखो गर्मियां चालू हो गई हैं, गर्मियां चालू हो गई हैं मतलब फ्रिज में तुमने पानी रखना चालू कर दिया, फैन ऑन करना चालू कर दिया, एसी ऑन करना चालू कर दिया। यही है, फिर से सर्दियां आ जाए, सर्दियां आ जाएंगी तो एसी बंद, फैन बंद, गर्म पानी चालू, बरसात आ जाएगा, छाता निकल जाएगा, रेनकोट निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल आवर कॉन्शियसनेस बिहेवियर ना, कि हम अपने स्टिमुलाई को, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हम उस चेंज को किस तरीके से
रिस्पॉन्स दे रहे हैं या हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। करेक्ट अश्मित। अश्मित ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिख के मुझे भेजी है, दैट कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। करेक्ट, अपनी सराउंडिंग के बारे में पता होना या अपनी सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्स देना इज कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियसनेस इज फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे सिंगल सेल हो, चाहे मल्टी सेल हो। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा कुछ ना कुछ करके अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा उसको रिस्पॉन्स देंगे ही देंगे। उस एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, उस चेंज को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। दिस स्टिमुलाई कैन बी ऑफ 3 टाइप, आइदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अभी पहले इतना लिखते हैं, फिर मैं दोबारा इसमें आपको फिर से बताऊंगी। लिखो पहले डेफिनेशन लिखो। कॉन्शियसनेस, द रिस्पॉन्स towards change in external stimuli. Now, how will you define stimuli? What is stimuli? The change in environmental condition. Now, this stimuli can be of 3 types, either physical, chemical or biological. फिजिकल मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपने कैसे रिस्पॉन्स दिया। एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी, सो चेंज इन टेम्परेचर इज द फिजिकल स्टिमुलाई। बायोलॉजिकल जैसे टच, अब मैं आऊं क्लास में, अगर हम पढ़ रहे होते और मैं आती और मैं दिवनूर के पीछे से टपली बजा देती, तो क्या दिवनूर आगे बैठी देखती रहती या पीछे तुरंत देखती कि अरे मैम ने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या गलत किया। So this is the instant response. जैसे मेमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट है, उसको जरा सा टच करो उसके लीव्स ड्रूप डाउन कर जाते हैं। That means that plant is showing response towards a biological stimuli, that is touch. उसने अपने external environmental condition के change को response दिया, so it's a living organism, so it is conscious in nature. Getting my point? What is a biological stimulus? Like for example touch. Chemical जैसे release of, हाँ जी बेटा कोई कुछ कह रहा है? नो, ओके, लिखो पहले इतना। डन मैम। डन, ओके। अब तीसरा एक केमिकल, सबको पता है पॉलन ट्यूब। अब देखो ये कुछ इस तरह से, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको केमिकल स्टिमुलाई का, उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। पहचान में आ रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है? Is anybody able to recognize the structure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. reproductive part of Flower. होते हैं Stigma style ovary. very good. Stigma Style ovary. ओवरी के अंदर क्या होता है? ovule. वेरी गुड। अब इसके ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे, ठीक। Yes, अब ma'am. कोई एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। अब सुनते रहना, बाद में लिखना। अब ये पॉलन ट्यूब ग्रो करे और नीचे ही जाए, इसकी जिम्मेदारी होती है ओव्यूल में। ओव्यूल में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम सिनर्जिड कहते हैं, पता है, कभी सुना है नाम सिनर्जिड? Yes, ma'am. हाँ, ओके, वेरी गुड। जिसने नहीं सुना तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सब मैं पढ़ाऊंगी भी, तो बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो सिनर्जिड्स बेटा होते हैं ओव्यूल के अंदर। कौन है भाई ये? हाँ, तो जो सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं बेसिकली, दे आर 2 सिनर्जिड्स। अब उसमें से एक सिनर्जिड बेचारा डीजेनरेट कर जाता है और खुद को तोड़ के केमिकल रिलीज कर देता है, और ये केमिकल एक
तरीके का स्टिमुलस होते हैं इस पॉलन ट्यूब के लिए, and in response to this chemical this pollen tube will grow towards the ovule. So मतलब ये जो pollen tube है, it's a living structure because it is showing consciousness, it is showing response towards the external stimuli which is chemical. This movement is called as chemotropism, जिसका chemotactic, not tropism, it's called as chemotactic movement. तो pollen tube एक living structure है क्योंकि ये कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, ये अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई, केमिकल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. एग्जांपल. Yes, ma'am. ठीक, वेरी गुड. देखो एग्जांपल नीचे लिख रही हूँ, आप लोग अपने साथ साथ लिख लेना. ग्रोथ ऑफ pollen tube inside the style in response to chemicals, in response to chemical released by one of the cell of ovule. अभी मैं सिनर्जिड नाम वगैरह नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं पढ़ाऊंगी आगे तब मैं बहुत अच्छे से उसको डिटेल में बताऊंगी. तो अभी बस इतना लिख लोगे काफी है. वन ऑफ द सेल ऑफ ओव्यूल. सो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे अब? Thus कॉन्शियसनेस इज अ डेफिनेशन. आपको पता चल गई कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है. कोई अब मेरे हाथ में तुम कुछ गर्म चीज छुआ दो, तुरंत मैं अपना हाथ पीछे करूंगी बिकॉज आई विल शो कॉन्शियसनेस बिहेवियर. आई एम अवेयर ऑफ माई एक्सटर्नल सराउंडिंग. आप मुझे कुछ भी गर्म टच कराओ या फिर कुछ भी मेरी तरफ कोई एकदम से कुछ लेकर आओ सामने पास, तो आई मतलब तुरंत मैं अपना सर को हटाऊंगी. तो दिस इज ऑल माय कॉन्शियसनेस बिहेवियर. दस कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर. लिखो इतना. Ma'am, done. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक, अब जैसे हमने इतना लिखा है, अब मैं आपको एक नोट पॉइंट दे रही हूँ. कॉन्शियसनेस अ डिफाइनिंग फीचर दैट इज 10 हटा दो. 10 हटा दो. अब जरा एक अच्छी स्टेटमेंट हम बनाते हैं. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स including plants and animals shows response to stimuli. For example, seasonal breeders, for example, the reproductive capacity, for example, the reproductive capacity of plants and some seasonal breeders. अच्छा, seasonal breeder समझते हो क्या होता है? No, ma'am. ओके, नो मैम. ठीक है, बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं. तो जो नहीं समझते हैं उनके लिए जरा ध्यान से सुनना. सीजनल ब्रीडर्स बेटा वो होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे डॉग्स हैं. कुत्ते कभी भी अपने बच्चे को जन्म गर्मियों में नहीं देते. तुम अक्सर इस चीज को ऑब्जर्व करोगे that dogs always give birth to their young ones during winter. अक्सर सर्दियों में, बिल्कुल ठंड में, दिसंबर एंड जनवरी में आप देखोगे कि कुत्तों की प्रजाति गलियों में बहुत बढ़ जाती है. छोटे छोटे पिल्ले हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि डॉग्स रिप्रोड्यूस, क्योंकि हाँ, यस, करेक्ट. हाँ पुष्पिंदर, तो जो डॉग्स का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो डॉग्स गर्मियों में रिप्रोड्यूस नहीं करते. दे ओनली रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग विंटर. क्यों भाई? क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको चाहिए होता है लो टेम्परेचर. मतलब वो टेम्परेचर विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी, विच इज अ फिजिकल स्टिमुलाई, उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं बाय शोइंग देयर रिप्रोडक्शन. ऐसे ही प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स में क्या होता है?
अब आम हर सीजन नहीं आता, आम सिर्फ गर्मियों में आता है। क्यों? क्योंकि जो आम का पेड़ है उसको फ्लावरिंग करने के लिए, अच्छा, प्लांट का रिप्रोडक्शन फ्लावर्स और फ्रूट से हम देखते हैं। अगर एक कोई प्लांट है और अगर वो फ्लावरिंग कर रहा है मतलब फ्रूट बनाएगा, तो वो कहते हैं कि उसने रिप्रोडक्शन कर दिया प्लांट ने। जैसे हम अपना रिप्रोडक्शन बच्चों से मानते हैं, वैसे प्लांट का रिप्रोडक्शन उसके फ्लावर से मानते हैं। तो जो आम का पेड़ है वो फ्लावरिंग गर्मियों में करेगा, तभी उसके फ्रूट गर्मियों में आते हैं। क्यों? क्योंकि आम प्लांट की रिक्वायरमेंट है गर्मियां, लॉन्ग डे, उनको चाहिए कि भाई ज्यादा गर्मी हो और ठंड का टेम्परेचर कम हो, तभी उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होगी, तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर शोइंग रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं फॉर इंड्यूसिंग रिप्रोडक्शन इन देम। दिस इज अ कॉन्शियसनेस बिहेवियर। कुछ बात पड़ी दिमाग में, थोड़ी सी भी घुसी दिमाग में? Yes, ma'am. Yes, मस्किटोज भी कह सकते हो। मस्किटोज ड्यूरिंग दे मेट ड्यूरिंग योर विंटर कह रही हूँ, बरसात के सीजन में देखो एकदम से कीड़े मकोड़े फल फूल जाते हैं। गर्मियों में इतने नहीं होते कीड़े। इंसेक्ट्स आर नॉट सो मच इन क्या कहते हैं सीजन क्या होते हैं, समर और विंटर में नहीं होते। विंटर। हाँ, बरसात में देखोगे कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, बिकॉज दे उनको, क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी है, उनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। बरसात के सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है, हाई टेम्परेचर अलोंग विद मॉइस्चर, उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, उनके लिए वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है कि बेटा आप रिप्रोड्यूस करो, अपने नंबर को बढ़ाओ। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमारा जो हम है, वी आर नॉट सीजनल ब्रीडर्स, we do not show reproduction with the changing environmental condition। हम गर्मी में बच्चा पैदा कर सकते हैं, बरसात में भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं। सो हमारा रिप्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता क्या कहते हैं टेम्परेचर पे, लेकिन हम दूसरी तरीके से कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ करके अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स दे ही रहे हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख दिया है। Consciousness is a defining feature, that is, all living organisms including plants and animals shows response to stimuli. For example, the reproductive capacity of plants and seasonal breeders depends upon their duration of exposure to light। कि कितनी देर उसको तुम धूप में दोगे और कितनी देर उसको डार्कनेस, मतलब सर्दियों में कराओगे बच्चा, तो कुत्ते को सर्दियों में बच्चा पैदा कर रहा है, मतलब उसको ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर शिवम कम चाहिए, डार्कनेस ज्यादा चाहिए। आम को गर्मियों में बच्चे पैदा करने, फ्लावरिंग फ्रूटिंग गर्मियों में करनी है, मतलब उसको ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर ज्यादा चाहिए। और डार्कनेस का टाइम, मतलब अंधेरे का जो रात का समय है, वो कम चाहिए। सेटिंग माय पॉइंट। तो मतलब वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लाइट, टेम्परेचर को रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बैठा है जिसको बात पल्ले ना पड़ी हो? कोई भी ऐसा हो, एक या दो, कोई भी, एनीबॉडी? ठीक है, चलो, ओके। मैम, डज दैट मीन, पुष्पिंदर का क्या सवाल है, that we can artificially control bleed? Yes, 100% पुष्पिंदर, बहुत अच्छी चीज तुमने बोली। पुष्पिंदर ने एक लाइन मुझे भेजी है कि मैम इसका ये मतलब है कि हम आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो तुम ब्रीडिंग कंट्रोल। अगर तुम्हें हर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पता चल जाए तो तुम उसको कभी भी किसी समय ब्रीड करा सकते हो। प्लांट में यही तो हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं प्लांट्स का। क्या आम सिर्फ सर्दियों गर्मियों में ही आते हैं? सर्दियों में लोग जनवरी के महीने में भी आम खा रहे होते हैं। क्यों खा रहे होते हैं? क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्लांट को वो रिक्वायरमेंट दे देते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल, उसको जबरदस्ती उसको फ्लावरिंग उसका आर्टिफिशियली कंडीशन क्रिएट कर दो। Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम, पर आर्टिफिशियली क्रिएट करने से एफिशिएंसी सेम ही रहती है? उसको क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल सेम रहेगी। एफिशिएंसी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई Okay, दिक्कत, ma'am. बस ये है कि तुम्हारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम प्लांट को 100% उसकी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो और तुम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। दिस इज ओनली इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन।
हम अपने बेनिफिट के लिए, हम ह्यूमन इतने स्मार्ट हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, सब कुछ हमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बेचारे प्लांट को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। जो Right, ma'am. आम गर्मियों में फ्लावरिंग करना चाहता है, हम उसको जबरदस्ती सर्दियों में भी करवा देते हैं कि भाई कर, कैसे नहीं करेगा, मुझे तो आम घर सर्दियों में भी खाने हैं। ठीक है, तो यही इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है, दिस कैन बी डन वेरी इजीली। चलो लिखो। क्या लिखना था हमें? shows response to stimuli, for example the reproductive capacity of plants and seasonal breeders depends upon the duration of exposure to light, duration of exposure to light। और इस चीज को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि तुम्हारा पीरियड ये कितने देर का था, 1.5 घंटे का था, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू मैम इज 1.5 आवर, तो आपका पीरियड कितना है, 1.5 आवर का है। तो हम क्या है, मैमो पीरियोडिज्म। और ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर, फोटो पीरियोडिज्म। तो लिखो फोटो पीरियोडिज्म depends upon the duration of exposure to light. This is called as photoperiodism. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक मैं टर्म और इंट्रोड्यूस कर रही हूं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। I've written a term called self. What is self consciousness? Self Human is Awareness आपके of बारे में Organism Human is aware aware of of himself. very good. To be Humans aware are only, yes, correct. जैसे हम बोलते हैं ना कि consciousness is a defining feature of all living organism, वैसे एक term है self consciousness. Self consciousness is a defining feature of only humans. क्यों? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, अपने बारे में पता होना कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। लिखो, वेरी गुड। सेल्फ कॉन्शियसनेस ब्रैकेट में लिख दो, टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, टू बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, full stop. It is a characteristic of only living human beings, not all living organisms. It is a characteristic of only humans. Thus, it is a defining feature of only humans. लिखो इतना। Only humans. Write it. Done, ma'am. मैम डॉग, हाँ यस, डॉग शोज फोटो पीरियोडिज्म। डॉग सीजनल ब्रीडर्स है ना, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर पे, तो वो भी तो फोटो पीरियोडिज्म में ही आ जाएंगे। Ma'am, why does it depend on exposure to light? मतलब मैम आपने कहा ना कि डॉग्स का जो कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन है हाँ हाँ, डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। तो तभी ना वो विंटर्स में, बिकॉज दे आर सीजनल ब्रीडर्स, दे कैन नॉट ब्रीड ड्यूरिंग समर्स। बेटा उनकी ना स्पेसिफिक, देखो दो, वैसे क्या कहते हैं हम, एनिमल्स के लिए हम वर्ड फोटो पीरियोडिज्म एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में यूज किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अदरवाइज फोटो पीरियोडिज्म वर्ड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इसको अगर एनिमल के लिए भी अप्लाई कर दें तो कोई बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका बस इतना मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। तो जो जितने सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जिनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, जो खुद से डिसाइड नहीं करते कि मुझे आज बच्चा पैदा करना है कल, जिनका बच्चा तभी पैदा होगा जब उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ, मतलब टेम्परेचर जब हम फुलफिल करेंगे। अब मान लो कुत्ते हैं, उनको बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा ठंड का टाइम चाहिए होता है, तो ठंड का मतलब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर लेस एंड ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस एक्सपोजर इज मोर। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है बेटा, वो उनकी बॉडी एडजस्टेड ऐसी है कि वो जो उनकी जो फीमेल है वो गैमेट
एग तभी बनाएंगी, उनकी बॉडी में एग का रिलीज तभी होगा जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, मतलब कि जब वो लो कंडीशन में होगी। वो एग ही नहीं बनाएंगी अगर तुम उनको हाई टेम्परेचर पे रखोगे, और अगर एग बनेगा ही नहीं तो फिर फर्टिलाइज कैसे करेगा? गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो इसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। 2 टाइप की साइकिल्स होती हैं, एस्ट्रस और क्या कहते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। वी प्राइमेट्स, हम जो ह्यूमंस हैं, मंकीज हैं, एप्स हैं, हम में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। हम हर महीने एग्स बनाते हैं, so that is why we are fertile throughout the year. But वो organisms जो नॉन, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, they उनकी फीमेल्स दे शो एस्ट्रस साइकिल, जिसका मतलब ये है कि उनकी फीमेल हर साल रिप्रोडक्टिव नहीं होती। They will only produce egg when their condition, when the external environmental condition is favorable. वो तभी उसको बनाएंगे और तभी वो फर्टिलाइज कर पाएंगे और तभी वो रिप्रोडक्टिव हो पाएंगी। इसलिए उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, जिनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी, जिनके बच्चे पैदा करने कैपेसिटी सीजन टू सीजन वेरी, सीजन पे डिपेंड करती है। वी आर नॉट सीजनल ब्रीडर्स, बट यस, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर सीजनल ब्रीडर्स। क्लियर? बंदर जब चाहे तब बच्चा पैदा कर सकता है, क्योंकि बंदर हमारी प्रजाति का ही है, लेकिन कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते हर समय बच्चे पैदा। चलो, तो दिस मच यू हैव टू डू फॉर योर कॉन्शियसनेस। ओके, राइट? हाँ जी मैम, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ, वो बोल। पेशेंट इन हॉस्पिटल कोमा? यूज्ड इन कोमा। अच्छा, मैम यस मैम, कोमा वाला। कोमा वाला, ओके रुक जाओ। कोमा में कुछ नहीं होता। पर्सन हु इज इन कोमा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फेलो इज टेक्निकली ब्रेन डेड। ठीक, अब जो बच्चा कह रही हूँ, जो बंदा टेक्निकली ब्रेन डेड है, कॉन्शियसनेस कैसे होगा उसके पास? पहली चीज। दूसरी चीज, वो कंप्लीटली नॉन कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि वो आपके टच को रिस्पॉन्स भले ही हो सकता है ना करे, हो सकता है आप उसको, उसके आगे कोई दुख भरी बात सुनाओ या खुशी जोक सुनाओ, हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्स ना करे, हो सकता है उसको वैसे ठंड या गर्मी ना लगे, लेकिन उसका दिल तो धड़क ही रहा है ना, उसका दिल तो पंप कर रहा है ना, वो तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी तो चल ही रही है। ब्रेन इज डेड, बट बाकी ऑर्गन्स तो फंक्शन कर ही रहे होते हैं ना। दैट बंदा इज ऑन वेंटिलेटर बिकॉज दैट ब्रेन इज नॉट transmitting the impulses to your various body organs, otherwise that fellow is और दूसरी बात, वो बंदा टेम्परेरीली उस कंडीशन में है, वो ऐसा नहीं है कि वो बंदा वापस से रिवाइव नहीं कर सकता। तो जब तक वो टेक्निकली ब्रेन डेड है, हम उसको उस कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं करते। that the banda who is in coma is technically brain dead and is not considered in this category of being living or non living। और प्लस वो एक टेम्परेरी कंडीशन है कोमा की। a person is expected to revive back to its normal condition, और जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, फिर वो उस कैटेगरी में आएगा लिविंग और नॉन लिविंग। मैम, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछा, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग? फिर हम इसको देखो, अब अगर ये कहें कि a patient who cannot revive back, ठीक, तो फिर वो यार एथिकली क्या बोले, इसमें तो हम बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सोशल क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक आपका कहीं काम नहीं करता। इसमें एक सोशल क्वेश्चन है, इन जनरल क्वेश्चन है कि अगर जो बंदा परमानेंट कभी रिवाइव नहीं करेगा, तब भी जब देखो कोई लिमिट नहीं है। अगर मान ले डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा पेशेंट 2 साल बाद कोमा से उठ के आएगा, तो तुम उसको 2 साल जिंदा रखने की कोशिश करोगे, सपोर्ट करोगे? जब तक वो कोमा में है, तब तक हम बोलते हैं कि वो टेक्निकली उसका ब्रेन डेड है, वो किसी भी कैटेगरी कॉन्शियसनेस या किसी भी हिस्से का पार्ट नहीं बनेगा। अब कोई आपका डॉक्टर कहते कि यार तुम्हारा ये पेशेंट जिंदगी में कभी नहीं उठ सकता, कोमा से नहीं उठेगा, तुम क्या करोगे? तुम उसको जिंदगी भर वेंटिलेटर पे रखोगे, या तुम डॉक्टर से बोलोगे कि भाई एक काम करो कि वेंटिलेटर हटा दो और जो होगा देखा जाएगा, लेट दिस फेलो डाई, बिकॉज इसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर मैं नॉन एथिक्स पे जाऊं, तो अगर आप ये डिसीजन लेते हो टू अ पेशेंट कि भाई दिस पेशेंट कैन नॉट रिवाइव बैक फ्रॉम द कोमा एंड लेट दिस पेशेंट डाई, तो वो तो नॉन लिविंग बन गया। बट टिल द टाइम दैट पेशेंट इज इन कोमा,
इररिस्पेक्टिव कि वो कब उठेगा कब नहीं उठेगा, जब तक हम उसको वेंटिलेटर पे रख रहे हैं तब तक उस स्ट्रेच को हम ब्रेन डेड, उस टाइम पीरियड को हम ब्रेन डेड ही बोलेंगे। और जब तक वो पेशेंट कोमा में है, जब तक उसकी आर्टिफिशियली या जैसे भी करके सांसें चल रही हैं, जो भी उसका दिल धड़का रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर या फिर वो खुद इतना कर पा रहा है, तब तक हम उसको ना लिविंग कैटेगरी में डालेंगे ना नॉन लिविंग में। और चाहे वो बंदा जिंदगी में कभी ना उठे या वो 2 साल बाद उठ जाए, क्योंकि जब तक है वो बंदा कोमा में हम उसको एक प्रकार की टेम्परेरी कंडीशन ही मानेंगे। नहीं उठेगा जिंदगी भर कभी तो आप उसका वेंटिलेटर ऑब्वियस सी बातें हटा दोगे और आप उसको डेड डिक्लेयर कर दोगे। डेड हो गया तो नॉन लिविंग हो गया। आर्स आर गेटिंग। अगर वो नहीं उठ रहा है, उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता, तो तुम टेक्निकली उसका वेंटिलेटर हटा दोगे ना, और उसको तुम मतलब you'll kill that fellow, मतलब किल क्या बोलूं, वो खुद ही मर जाएगा अपने आप ही। तो जब तक बंदा एक तरीके से कोमा में है तब तक हम उसको एक टेम्परेरी कंडीशन मानेंगे। ब्रेन डेड फेलो को कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगा। एक सवाल आया है, मैम मेटाबॉलिज्म इज, हाँ करेक्ट, मेटाबॉलिज्म तो दोनों में ही हो रहा है, कोमा वाले पेशेंट में भी हो रहा है, तुम में भी हो रहा है। कोमा वाला भी ग्लूकोज उसको चढ़ाना पड़ता है, उसकी किडनी से उसका गंदगी साफ करनी पड़ती है। मेटाबॉलिज्म तो दोनों में हो रहा है। कॉन्शियसनेस बेटा जो बिहेवियर है ना, वो तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से आता है, वो तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आता है। अगर अब ये दो तुम्हारे एक्टिव होंगे, अगर तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस होगा। लेकिन कोमा में क्या होता है, तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करता, योर ब्रेन या योर स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो एज अ रिजल्ट जो दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्शियसनेस बिहेवियर नहीं आएगा। बट हम उसको नॉन लिविंग थोड़ी ना बोल देंगे, है तो लिविंग, तभी तो उसको हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नॉन लिविंग होता तो उसको तो हम कब का ही मार के फेंक चुके होते। तो वो जो कोमा वाली स्टेट है, उसको बेसिकली हम उस कोमा वाली कंडीशन की वजह से, जो एक टेम्परेरी कंडीशन है किसी भी ह्यूमन की, हम कॉन्शियसनेस को कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानेंगे। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि हम यही उम्मीद रखेंगे that a person who is in coma can revive back and again will regain its consciousness। वो एक टेम्परेरी फेज है, और टेम्परेरी फेज को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाँ बोल समृत। मैम ब्रेन डेड का मतलब कि ब्रेन डोरमेंट स्टेज में? हाँ ब्रेन डोरमेंट है, ब्रेन डेड मतलब कि ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्रेन और आपकी जो नर्व इम्पल्स हैं वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कोई लैग है। तो मतलब बायोलॉजिकली ब्रेन डेड कहने का मतलब है ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग। यस, क्लियर? यस मैम। व्हाई कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स? ये कैसा सवाल है लीजा? बिल्ली किटन को क्यों जन्म देती है? मीन्स मैम वन को नहीं देती, इकट्ठे होते हैं बहुत सारे। क्यों, तुम फराह खान ने 3 बच्चे इकट्ठे नहीं पैदा किए? क्यों 3 बच्चे, 3-4 बच्चे? न्यूज आती है किसी ने 10 बच्चे इकट्ठे पैदा कर दिए, तो क्या हो गया? वो तो जाइगोट अगर तुम्हारा डिवाइड करता है और सेपरेट आउट हो जाता है नंबर ऑफ सेल्स, तो वो उसके रीजन से ही होगा। जैसे जैसे हम लोग भी तो एक बार में 2 या 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं ना, मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस 4 एट वन टाइम। तो उसमें क्या हो गया, वो तो जाइगोट बना, डिवाइड कर रहा होता है, कुछ सेल सेपरेट हो गए, मतलब एक जाइगोट से 2 जाइगोट हो गए, तो वो 2 बच्चे, 2 से 4 जाइगोट हो गए, तो 4 बच्चे बन गए। वो तो जाइगोट अंदर कैसे डेवलपमेंट करता है उस पर डिपेंड करता है। मैम कैन हार्ट बीट विदाउट अ वर्किंग ऑफ अ ब्रेन? यस, क्योंकि हम वी ऑल हैव, बिकॉज ह्यूमंस हैव मायोजेनिक हार्ट। 2 टाइप के हार्ट होते हैं शिवम, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट वाले जो जिनका न्यूरोजेनिक सिस्टम होता है, वो बिना ब्रेन के उनका दिल नहीं धड़क सकता। लेकिन ह्यूमंस में हम मायोजेनिक होते हैं, हमारे दिल के धड़कने की और ब्रेन का बहुत ज्यादा आपस में कनेक्शन नहीं होता। ये हार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन, मतलब नॉट प्रॉपरली इंडिपेंडेंट, बट हाँ हार्ट कैन बीट इवन इफ योर ब्रेन इज नॉट फंक्शनल। हम उसको मतलब वेंटिलेटर पर डाल देंगे, आर्टिफिशियली उसको वेंटिलेटर पर डाल देंगे, बट हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है ना, हमारे हार्ट की अपनी मसल्स होती हैं, अपना वर्किंग सिस्टम होता है। बस होता क्या है, ब्रेन हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन दे रहा होता है, और अगर ब्रेन नहीं काम कर रहा है और अगर तुम हार्ट को किसी दूसरे सोर्स से ऑक्सीजन दे रहे हो, तो तुम्हारा हार्ट काम करता रहेगा, बिकॉज वी हैव मायोजेनिक सिस्टम। Ma'am, but if heart will stop pumping, then brain will not work. हाँ, तो ये कह सकते हो, अगर हार्ट नहीं पंप करेगा
तो तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, मतलब ऑक्सीजन कह रही हूँ, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, मतलब क्या कहें उसको, ये कह सकते हो इस तरह से, इन दैट वे यू कैन से। And if a coma patient is allergic, अरे यार अब बस करो, अब मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, मैं कहाँ तक जवाब दूंगी इसके। कोमा ओमा बस मैंने इतना बता दिया जो जरूरी है। क्या जरूरी है आपके लिए कि कोमा इज अ टेम्परेरी कंडीशन, इट्स अ टेम्परेरी ब्रेन डेड कंडीशन। पहली चीज, इसको हम कॉन्शियसनेस या उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस इन कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो बंदा हम कभी भी उम्मीद कर सकते हैं वो रिवाइव बैक कर सकता है, और वो रिवाइव करेगा तो फिर वो लिविंग हो जाएगा। ठीक है, बस इतना बहुत है। प्लीज अब मुझसे कोमा पे ज्यादा चिट्ठियां मत लिखवाओ। हाँ बोलो, ट्रायल 29। चलो ओके देन, सो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर द डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बता तो जाओ, इट वाज एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Thank you, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बच्चा। Thank you, ma'am. Ma'am, can I ask something right now? हाँ बिल्कुल पूछो। मैम मेटाबॉलिज्म में मुझे एक डाउट था कि क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों लाइक द पीपल हु आर इन ओल्डर एज उनमें कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म इज मोर देन द एनाबॉलिक? विद टाइम चीजें डीग्रो करती हैं ना, विद धीरे धीरे तुम्हारा लाइफ स्पैन भी तो होता है ना। एक चीज, लाइफ के 3 हिस्से, 3 फेजेस ही है ना। अब ऐसा तुमने ये हाँ सवाल जी। किया कि हम हमेशा बच्चे क्यों नहीं रह सकते, या हम मैम बूढ़े क्यों रहे, मर क्यों रहे। हर जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया है उसने मरना ही है एक दिन बेटा। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज फिक्स, लाइफ स्पैन है ये भगवान ने इस तरह से हमें डिजाइन ही किया है कि अगर आप पहले आप बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चे बनोगे, फिर जवान होगे, फिर बूढ़े होगे। तो दिस इज हाउ द बॉडी इज डेस्टिन्ड। हर चीज की अपनी लाइफ स्पैन होती है। आरबीसी 120 साल से 120 नहीं जिंदा रह सकती ना, तो हाँ डिग्रेड जी। सिस्टम है बॉडी। Excuse me, ma'am. हाँ जी ओके बेटा। मैम, थैंक यू। Ma'am, one last question related to coma. May I ask? हाँ हाँ बोलो। Ma'am, is that person able to reproduce? A person in coma? नो, हाउ? No. No. नो पर्सन इन कोमा कैन रिप्रोड्यूस। तुम आर्टिफिशियली करवा दो, मतलब क्या मैं बोलूं, अब ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है कि ये नहीं, मैं बता सकती है, नहीं कर सकती। रिप्रोड्यूस क्यों कराओगे यार, कोई टेक्निकली लॉजिकली सोचो ना। जो डिस्ट्रक्टिव माइंड होगा यार, करवा सकते हो वही आर्टिफिशियली कुछ भी करा दो। मतलब I cannot say on this. I never heard कि a person who's in coma is made to reproduce. हम आर्टिफिशियली मतलब पता नहीं आर्टिफिशियली क्या करा सकते हो, आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। बट जहां तक मेरा एथिक कहता है ये चीज नहीं करानी चाहिए। करवा भी रहा है कोई तो नहीं करवानी चाहिए। Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Okay. Have a nice day, ma'am. Thank you. Same to you. Thank you for. Manjot, menstrual cycle continues only for fixed duration. There's a menarche and there's a menopause. That's something different. Okay, chalo, bye.